morning, children. Today we are discussing about the नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमने बताया था कि 5 फेज होते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग को सॉल्व करने के 5 फेजेस की चर्चा हम पहले के एपिसोड्स में कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो 5 फेजेज हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मैंने स्टार्ट किया है, बाकी हो सकता है अलग अलग तरीके से स्टार्ट करें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, स्टॉक फ्लो का कॉन्सेप्ट देखा था, डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम देखे थे। पॉइंट तो हमको ये 5 फेजेस याद रखने होंगे फेस के नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और जो इनके छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको हमको देखकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो ये बता रेजिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट है। तो इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ये क्या होगा बोलिए, ये बताइए, इसके बारे में क्या ओपिनियन है। 12th F के कोई बच्चा मुझे बता दे। 12th F का पहले बच्चा बताए, अपना ओपिनियन दे। इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, बताइए ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, बताइए। नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, WHO है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन इज दिस, नॉर्मल रेजिडेंट्स, बोलिए। नॉर्मल रेजिडेंट 12F, एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड। देखो अब ये चीज़ें नहीं रिस्पॉन्ड करोगे बेटा तो, हाँ, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। कौन बोल रहा है, अभिजीत बोल रहा है क्या? आयुषी सही बोल रहे हैं ये, जरा बताओ बेटा। आयुषी नहीं होगा, क्यों? हम नॉर्मल रेजिडेंट पूछ रहे हैं बेटा। हम नॉर्मल रेजिडेंट पूछ रहे हैं। हाँ होगा ना, हाँ क्या बेटा, हाँ बोलिए 1 बाय 1। हाँ WHO में सब लोग काम करते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है। WHO में देखो, नॉर्मल रेजिडेंट्स हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स और इज लोकेटेड इन अ कंट्री, पहला पॉइंट, ठीक है। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन, और इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल रेजिडेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, ओके। International organizations like the World Bank, WHO, IMF are not treated residents of any country but of international area, ठीक है। These are non-resident organizations for the country in which these are situated, ठीक है। आगे पॉइंट, employees of international organizations are considered residents of the countries to which they belong and not of the international area, ठीक है। अब ये चूंकि इंडिया में है तो इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा ना, ठीक है। आगे पॉइंट समझ रहे हैं। तो ये हमारा ये नॉर्मल रेजिडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब रिलेशनशिप, अब ये देखो ये क्यों ज़रूरी है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी हमने थोड़ी चर्चा करने का प्रयास किया है। रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुतों को क्लियर भी होगा, मैं जानता हूँ।
नेशनल प्रोडक्ट क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस रेसिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, अगर रेजिडेंट्स हैं हम यहाँ के, और इससे बाहर अगर कहीं हम इकोनॉमिक हमारे इम्प्लीकेशंस हैं, हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, माइनस नॉन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसको हम क्या करते हैं, ये हम नेशनल प्रोडक्ट में हम लेते हैं। कैसे लेते हैं कि जैसे हमारे देश के कुछ लोग अगर बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भारत के रेजिडेंट्स हैं मान लो, और विदेश के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस, और उसमें हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, रेजिडेंट्स हैं, ये ध्यान रखना, रेजिडेंट्स। ठीक है, भारत के लोग श्रीलंका में काम कर सकते हैं, भारत के लोग अमेरिका में काम कर सकते हैं। उसी तरह हमें दो ही कंट्री लो, समझने के लिए आसानी होगी। भारत के लोग यूएसए में काम कर रहे हैं, यूएसए के लोग भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है नेट, तो वो हो जाएगा, उसको अगर हम जोड़ दें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो वो नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, उसको और क्लियरिटी के साथ, ठीक है, फैक्टर इनकम्स, इसी को देखो हमने यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, देखो ये, ठीक है, स्टार मार्क किया हुआ है। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, मान लो ये चाइना है, तो चाइना के लोग 5 लोग और 5 रुपया कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया के लोग, ठीक है, इंडिया के लोग 2 रुपया कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब 5 - 2, ठीक है, ऐसे होगा। अगर ये 2 रुपया इधर आ रहा है, सॉरी 5 रुपया इधर कर दो, 2 रुपया उल्टा, ठीक है, 2 रुपया उधर जा रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये उल्टा होता कि 2 रुपया हमारे पास आता और 5 रुपया जाता, तो 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आता एन, तो फीफा माइनस फीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास ये क्या हो, यहाँ पर ये निगेटिव हो जाता, ये हमारा निगेटिव हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि कभी कभी होता है ना कि पूछ देगा कि डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगा कि नेशनल इनकम ज़्यादा होगा। अगर मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये क्या डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पर ये क्या स्थिति बन रही है, कि हमारे पास ज़्यादा रेमिटेंसेज या उस अंदर ज़्यादा हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, या हम ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आर गेट पॉइंट? मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? बोलिए भाई, मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। 12th F, 12th F बोलिए। शुभांकिता, देखिए लक्ष्य तो बाहर चले गए, हाँ, हमको हॉर्न सुना रहे थे। अब उनको हॉर्न आएगा, जब से एग्ज़ाम आएगा ना, तो उनका हॉर्न बजेगा। अभी सबका हॉर्न बजने वाला है, ईश्वर सबको देख रहे हैं कि कौन कितनी मस्ती किया है, सबका वही हाल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेशनल प्रोडक्ट, इसको फाइनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI, ये हमारा कॉन्सेप्ट। गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलिए। ओह, बोलो भाई, बोलिए। हाँ, ये तो है। चलो, तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बोलो, किससे आगे बढ़ा जाए, बोलिए, कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। चलो, चलो, हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, ये देखो, इस पर आपको होमवर्क मैं एक दे दूं कि आप किसी भी किताब से आप कंपोनेंट्स लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA कर लो इसको, NFIA पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा कि रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट का ये कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन बेस्ड होगा। और डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं कर लेंगे। इसके अलावा
आप पुराना मैंने जो पहले बता दिया था आपको, इंटरमीडिएट, ये क्वेश्चन कर लो पहले, तब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। इंटरमीडिएट, अब टाइम नहीं है आपके पास। फाइनल गुड्स, ये सब सारे क्वेश्चन, स्टॉक फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बारे में मैंने बताया था कि इसकी एक पूरी लिस्ट बना के रख लो अपने पास। ठीक है, बॉक्स बना के रख लो, कलरफुल लिख लो, स्टॉक लिख दो और फ्लो लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख लो और पूरी लिस्ट बना के रख लो। ठीक है, आगे न्यू पॉइंट। तो ये सब आपको करने पड़ेंगे, ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, आगे न्यू पॉइंट, बोलो भाई, बोलिए भाई, बोलिए। हाँ, चलिए, तो अब आप बताओ कि हमारा NFIA का कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है। NFIA का कंपोनेंट, ठीक है, इससे पहले आप डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज़ शामिल करोगे बताओ। डोमेस्टिक इनकम, अगर हम बोलें डोमेस्टिक इनकम, इसको हम थोड़ा देर बाद आते हैं। डोमेस्टिक इनकम, अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आएंगी फैक्टर इनकम। हाँ, बोलो भाई, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कोई मुझे बताइए, कोई भी बोल सकता है। इसको हम फॉर्मूले के रूप में क्या लिखेंगे, NDPFC लिख सकते हैं। NDPFC, बोलो भाई। ठीक है, ठीक है, तो बताइए, बोलिए डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। चाहे डोमेस्टिक इनकम तो GDP हम ग्रॉस के रूप में लें हम। ठीक है, अगर नेशनल इनकम, डोमेस्टिक नेशनल इनकम होगा तब ये सही होगा। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम अगर हम केवल कर रहे हैं तो GDP डोमेस्टिक होगा। ठीक है ना, आगे पॉइंट। FC फैक्टर इनकम है इसलिए FC हो गया। बताइए क्या होगा इसमें, बोलिए, बोलिए, बोलो भाई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बोलिए। ठीक है, तो ये क्या है, COE क्या है। हाँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं COE में, बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या है, COE में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेजेस कैश एंड काइंड बोलते हो ना, बोलो। तो इसको लिख सकते हैं ना, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी काइंड, बोलो भाई, बोलिए। मॉनेटरी मतलब क्या हुआ, वेजेस मॉनेटरी के फॉर्म में, और मकान दे दिया। ठीक है, हाउस मतलब हाउस एकोमोडेशन दे दिया, तो नॉन मॉनेटरी हो गया ना, काइंड के रूप में ले लो उसको। करेक्ट ना, बोलिए भाई, बोलिए। ठीक है, तो इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह वगैरह आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, बोलो, बोलिए। अब OS में क्या चीज़ें आती हैं, OS, OS का मतलब क्या हुआ, बताइए। OS, हाँ, ऑपरेटिंग, ये निकिता बोल रही है क्या कि आयुषी बोल रही है। ओके, हाँ, अभी आयुषी को इसकी जरूरत नहीं, आयुषी से सब लोग फंसेंगे तो बोलेगी शायद। ओके, चलो, तो OS में क्या क्या चीज़ें हैं, बोलिए, बोलिए। देखो यही चीज़ दिमाग में रखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम, इसको आगे लिख दो, बोलने में आसानी होगी। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, हम्म, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हर बुक में दिया हुआ प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, बोलिए। एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, इंटरेस्ट और प्रॉफिट
एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, दो तरह के इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम दो तरह के इनकम को शामिल करते हैं। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो इनकम होता है उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट्स, ठीक है ना, ऐसे समझना, ठीक है। आर्गेटिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी से तो इसको इनकम ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, बोलिए। प्रॉपर्टी से कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? प्रॉपर्टी, बोलो, लैंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल में होता है, ठीक है, बोलिए। या किसी चीज़ की रॉयल्टी, तो रेंट, रेंट किस पर होगा? लैंड पर, ठीक है। ये ना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने देखा होगा। इंटरेस्ट, इससे बढ़िया अब क्या बताऊँ बेटा, चलो मिल जाएगा इसका, मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो मैं भेज दूँगा, वैसे ही हो सकता है। अब इसमें तो मैं ना, तो तुम्हारा दोस्त है ना हमारा दोस्त है। फ्रॉम कैपिटल, फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट, रेंट, लैंड से है, इंटरेस्ट कैपिटल से है। इसके बाद तीसरा क्या है? रॉयल्टी। ये क्या है? रॉयल्टी, देखो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया था वो बहुत ही काम का है, ठीक है। ये रॉयल्टी किस पर मिलता है? कोई चीज़ पेटेंट हमने करा लिया, कोई इनोवेशन किया, अपने नाम से रजिस्टर्ड किया, ठीक है। या बुक लिखते हैं, उस पर देखा होगा ना सी करके एक मार्क होता है, आप अपनी बुक को ओपन करो, देखो इस पर लिखा होगा सी, राइटर जो होगा ना, कॉपीराइट लिखा ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। तो ये है कॉपीराइट, मतलब जब भी कोई चीज़ उसमें से कोई कंटेंट निकाला, जैसे कोई सॉन्ग है, आपने देखा यूट्यूब पे मैं जब डालता हूँ ना, तो कभी कभी बच्चों के डांस डाल दिया, और बच्चों के डांस को अगर अपलोड किया, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का कोई, बच्चों ने कोई म्यूजिक लिया हुआ है, तो वो तुरंत हमारे ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, फिर उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो पॉइंट, तो ऐसे होता है। तो ये कॉपीराइट, तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी है ऑपरेटिंग सरप्लस में, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट्स। तो इनकम और प्रॉफिट्स जो है प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से जो मिलता है वो हम इसमें शामिल करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। प्रॉपर्टी जो इनसे जो इनकम मिलता है वो एक साधन हो सकता है रेंट हो, जो लैंड के ऊपर इंटरेस्ट होगा कैपिटल के ऊपर, और रॉयल्टी। तो रेंट, इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर मान लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है 500, ठीक है। और साथ में क्या दे दिया, दे दिया कि रेंटल, रेंटल इनकम 250, और लिख दिया इंटरेस्ट, ये लिख दिया 300। तो अगर क्वेश्चन में हमको सी ओ ई का जो पार्ट है, सी ओ ई प्लस ओ एस प्लस एम आई, तो हम ओ एस में ऑपरेटिंग सरप्लस में ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये इसके पार्ट हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसके पार्ट हैं, आर्गेटिंग पॉइंट, इसलिए हम केवल 500 लेंगे, ये इन दोनों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलिए, बोलिए। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? बाप को पकड़ो, बेटे को छोड़ो, बेटे को छोड़ो, ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमारा बड़ा टर्म है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ही पार्ट होते हैं रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, इसलिए हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया और इन दोनों को छोड़ दिया। समझ में आई बात? बोलो, बोलिए बेटा। हाँ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये याद नहीं रखेंगे तो क्लास बोरिंग लगेगी। इस तरह इंटरप्रेन्योरशिप जो है, जिसको प्रॉफिट कह रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स,
ठीक है, ये दूसरा हमारा पार्ट है इसका। प्रॉफिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं बोलो। डिविडेंड, देखो ये याद नहीं रहेगा तो फिर काम होगा नहीं होगा। इसके बाद क्या आता है, कॉरपोरेट टैक्सेस और कॉरपोरेट सेविंग्स। ये देखना, ध्यान रखना, कॉरपोरेट सेविंग्स, कॉरपोरेट सेविंग्स। इसको दूसरा नाम भी लिखते हैं बुक में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इस देखो अब 3 नाम हो गए, तीनों में से कोई भी चीज़ दे देगा। फिर यहाँ पे वही काम, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया है तो इसमें से किसी भी चीज़ को हम जोड़ेंगे नहीं, नथिंग विल बी एडेड। अगर इसमें से एक भी चीज़ दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर ये तीनों दिया हुआ है तो तीनों को हम प्लस करके तब हम रिजल्ट निकालेंगे। मेरी बात समझ आ रही बेटा, बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, अच्छा अब बताओ अभी कौन कौन लोग हैं क्लास में। आयुषी हैं क्लास में। अच्छा, बोर हो रही है बेटा। अच्छा, मतलब समझ नहीं रही हो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो तुम नहीं बोलूँगा। ये तो नहीं बोलूँगा, आयुषी के लिए नहीं बोलूँगा। ओके चलो, ठीक है बेटा। अभिजीत, स्नेहा बेटा समझ में आ रहा था बेटा, स्नेहा, सृजीत, निशांत, निशांत, और कौन है 12th का बच्चा हमारा, निशांत, शुभांकिता, समझ में आ रहा है बेटा, बोलो। जैसे मान लो इसके बाद हमारा तीन, इसमें हमने 3 चीज़ पढ़ा था ना बेटा, सीओई, कुछ सीओई को समझ में आ गया सबको, वेजेस, कैश एंड काइंड, ये बोला था ना। काइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मालिक जो प्यार से दे दे, मतलब इसको कह लो, काइंड का मतलब क्या, मालिक का प्यार, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये शब्द कितना प्यारा लगता है ना, ठीक है ना, एडोलेसेंट माइंड हो ना, ज़्यादा ही प्यारा लगता होगा। चलो, मालिक का प्यार, ठीक है, इसको कह लो। और क्या कह सकते हो इसको, कंपनी का प्यार। चलो आज इसी वर्ड पर लिखता हूँ खूब, हाँ, वाह, ठीक है। ठीक है, तो ये है काइंड, ठीक है, जो भी वो अपने हिसाब से दे दे, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दे, ठीक है, ये सब सब सारी चीज़ें उसी का पार्ट होंगी। इसमें कोई चीज़, कुछ चीज़ें माइन्यूट बड़ी होती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दोनों। देखो अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये समझ लेना, ठीक है। तो इसमें हम किसको वेज में रखेंगे नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा आपको बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, बोलिए, ठीक है। पीपीएफ, जीपीएफ, ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। इसको एक पूरी लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें, जहाँ पर गलतियाँ होती हैं उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, कि कौन सी चीज़ें काइंड में आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बताइए ये इसका पार्ट होगा वेजेस का, बोलिए, सीओई का पार्ट होगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और ये एक दूसरा है, कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बोलिए। एम्प्लॉयज़ की किसका पार्ट होगा, सीओई का पार्ट होगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़, हाँ,
क्या नाम है उसका? आयुषी बोलो बेटा, अभिजीत बोलिए बेटा, सृजीत। हाँ क्यों नहीं आयुषी बोल रही है, क्यों नहीं होगा बेटा? हाँ क्यों नहीं होगा? एम्प्लॉयज, सोचिए आप लोग, सब लोग सोचिए, तो फिर मैं, तब तक मैं लिख लूँगा इसको। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सोचो, सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्यों नहीं होगा? स्कीम्स एंड compensation received, सोच लिया, by injured workers, injured workers from insurance company, बोलिए। सीओई बोलिए, बोलिए, बोलिए बेटा, सीओई का पार्ट होगा, बोलिए। देखो इस केस में compensation received by injured workers from insurance company, it is not out of productive services, ओके। दूसरा बात, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है? ये एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दे दी, इसको हम इंक्लूड करते हैं वेजेस, और वो उसी में से एम्प्लॉय देता है, इसलिए डबल काउंटिंग हो जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, मतलब समझे? 100 रुपया हमको सैलरी मिली, 100 रुपया सैलरी, हम इस 100 रुपये में से इसको हमने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि एक सीओई का पार्ट है वेज के रूप में, करेक्ट ना? इस 100 रुपये में से 20 रुपया हमने दे दिया रिलायंस को, इंश्योरेंस को, मेरे पॉइंट। तो ये 100 रुपया प्लस 20 रुपया, 120 रुपया दिखाएगा ना तब तो। बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हो? समझा नहीं पा रहा हूँ? बोलो भाई, अरे भाई बोलो, हाँ या ना? दो ही चीज़ें हैं दुनिया में, हाँ या ना? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, सीओई में क्या है? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है ना? सैलरीज, वेजेस लो वर्कर के लिए करते हैं, सैलरीज कैश इन काइंड, कैश इन काइंड। तो काइंड तो हटा दो पहले, वो तो पहले डिस्कस। सैलरीज में देखो, अब हमारा इसमें क्या है? इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है? मान लो इम्प्लॉयज को एक जो सैलरी मिलती है 100 रुपये, 100 रुपये सैलरी मिली, 100 रुपये हमारा सीओई का पार्ट होगा या नहीं होगा? बताइए, बताइए। 100 रुपया उसका पार्ट होगा या नहीं होगा? बोलिए भाई। अभिजीत, स्नेहा, सृजीत, और कौन है? लक्ष्य तो चले गए। और बताइए, सूरज, बोलिए भाई। एम्प्लॉय, हम सीओई का पार्ट 100 रुपया जो हमको सैलरी मिली, ये तो है ना बेटा? यहाँ देखो ना, ये तो है ना, इसको भी बोलने में क्या जाता है? आयुषी, है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, तो ये तो है। लेकिन अब देखो इम्प्लॉय, यहाँ क्या इम्प्लॉयज है, ठीक है? एम्प्लॉयर अगर देता तो वो 20 रुपया मान लो इंश्योरेंस में दे रहा है, तो 20 रुपया एडिशनल वो दे रहा है ना,
तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। लेकिन ये जो है एम्प्लॉय अगर दे रहा है ना, ठीक है, तो वो अपने सैलरी का हिस्सा दे रहा है, मतलब 100 रुपये में से 20 रुपया उसकी डिस्पोजेबल इनकम 80 रुपया हो गई, और 20 रुपया दे रहा है, तो उसका टोटल तो यही रहा ना, 80 + 20 100, जो कि ये है आर्गेटिव पॉइंट। समझ रहे हो? तो इसको इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका यहाँ पर कहाँ गए, ऊपर होगा, ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड कंपेंसेशन रिसीव्ड, कंपेंसेशन अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पाऊंगा, रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हम करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो सीओई देख लिया, ओएस में आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं ओएस में, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी वाला है और एक प्रोप्राइट इंटरप्रेन्योरशिप या प्रोप्राइटरशिप वाला है, ठीक है। और इसके जो है कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट, इन तीनों को आप लोग याद। इसके बाद हमारा आता है MI, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मतलब जिसके इनकम को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या दिक्कत होती है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है, जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, हाँ, स्मॉल शॉपकीपर्स वगैरह, बड़े बड़े को तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड हैं जो भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह का छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कॉबलर है, रिपेयर की कोई शॉप है ना, इस तरह का, तो उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से जो इनकम आती है, यहाँ भी फैक्टर इनकम होता है, और इस फैक्टर इनकम को हम MI के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही मेरी बात? बोलिए भाई, बोलिए। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं ओन अकाउंट वर्कर्स। अपना अकाउंट खुद ही रखते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, कब खोला कब बंद किया। इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स, फार्मर से लेके डॉक्टर से लेके सब, सीए वगैरह भी आते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस, मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लिख लो अनइनकॉर्पोरेटेड। अब देखो ये सब चीज़ें याद रहेंगी तभी बन पाएगा, समझ रहे हो? और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन से असर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे मान लो आप इनकम मेथड का क्वेश्चन, आज हम इनकम मेथड पर ही बात कर रहे हैं, तो इनकम मेथड का क्वेश्चन कर रहे हो, तो सबसे पहले इनकम मेथड का सारा फ्लो चार्ट रखो। सीओई में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, वेजेस, सैलरीज, कैश एंड काइंड, ठीक है, ये काइंड दोनों लिखा। काइंड का एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी चीज़ें काइंड है, वह इसमें क्या है, वेजेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है, प्लस वो मैं बिल्कुल जैसे बोल रहा हूँ वैसे बनाओ, मैं सबके लिए सोच रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, या बाकी जो है वो कर लेंगे वो तो अलग बात है। प्रॉपर्टी और प्लस इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये कर लिया। अब इसमें क्या क्या है, इसको हमने एक लिस्ट बना लिया, डिविडेंड है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स है, चाहे कॉर्पोरेट सेविंग्स है, इसके जो अल्टरनेट नाम्स हैं उसको भी आप देख लिया। इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी में क्या है, रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऐसे याद रखोगे तो आसानी से होगा, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे, तो इंटरेस्ट है ये यहाँ लिख लिया, मीडियम पॉइंट इसको यहाँ लिख लिया। फिर हम MI में हम क्या क्या लिखते हैं, MI में, ठीक है, ओन अकाउंट वर्कर्स दो हो गया, ओन अकाउंट वर्कर्स, ओन अकाउंट वर्कर्स, और दूसरा क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस, ठीक है, ओके ठीक है बेटा, चल रहा हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से बना लोगे, ठीक है, आप ये कर लोगे। मैं आज क्वेश्चन भेजूं कुछ, बोलो, करोगे ना? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, नहीं देखो नहीं करोगे बेटा तो फिर हम मतलब
इसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है कि नहीं हो पाएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब नहीं याद रखने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ जाओगे तो बहुत मज़ा भी आएगा, ये भी जान लो। मैथमेटिक्स का है ना, समझ जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो जो बच्चे ये जो साल भर बंक किए हैं, अभी जो बंक कर रहे हैं ना, उनको समझा दो बेटा। अगर तुम समझा दोगे तो तुम ही उनके अच्छे दोस्त हो जाओगे। ठीक है, इनको समझा दो कि ये याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अभी तक जो जैसा होता गया। एक क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो जाएगा, और अकाउंट्स में जैसे बच्चे नहीं कर पाते ना, इसमें नहीं कर पाएंगे। आयुषी में गलत बोल रहा हूँ? वैल्यू मैच ही नहीं होगा। ये नहीं है कि कोई चीज़ है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, व्हाट इज थ्योरी वाला तो हो जाएगा, व्हाट इज सीओई, नेट पे टाइप किया सीओई आ गया। अब तो खैर वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं, मेन एग्जाम तो आपका रिटर्न ऑफलाइन ही होगा, तो उसमें कहाँ कर पाओगे। हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन में भी ये नहीं कर पाते। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स थ्योरी तो हो जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा बेटा। जहाँ में न्यूमेरिकल होगा गाड़ी फंस जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय। होप फॉर द बेस्ट। सबको भगवान सद्बुद्धि दे। ठीक है, और मुझे मेहनत करने की प्रेरणा दे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।